जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. How are you? I can see fewer people today. Any particular reason? So इधर अजान हो रही है. I'm going to take a break for अजान, and we may be starting at 5:20. ठीक है जी. Let's do that. Maybe अगर कोई और join करना चाहे in the meantime they can also join. Okay.
Okay ji, let's start and we were talking about alliances. So alliance को कोई define करना चाहे आप में से, those who were there in the class yesterday, हम alliances पे थे और कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमें टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम अपना 10 मिनट पहले 10-15 मिनट पहले हमें करना पड़ा. ओके, सो आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? सो अलायंस क्या होता है? अलायंस कोलिशन होता है स्टेट्स का, जो वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं कुछ ना कुछ अकम्प्लिश करने के लिए, कोई ना कोई मकसद हासिल करने के लिए एक साथ मिल जाने का नाम अलायंस है. ठीक है जी. यानी कि लोग या जो ममालिक हैं, जो स्टेट्स हैं, क्योंकि एक्टर्स तो स्टेट्स ही होते हैं, तो जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ अपना अलायंस कायम करते हैं, एक दूसरे के साथ इत्तेहाद बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं. कहते हैं आए हम एक दूसरे के साथ अपने इंटरेस्ट को, अपने बेनिफिट्स को, अपने थ्रेट्स को अलाइन कर लें. तो जो आपको खतरा होगा वो मुझे खतरा होगा, जो आपके लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है, जो आपके लिए बुरा है वो मेरे लिए. दे आर मोस्ट फॉर्मलाइज्ड इन रिटन ट्रीटीज. ये कल हमने बात की थी कि ट्रीटीज या मुआहदे करके एक दूसरे के साथ उनको फॉर्मलाइज कर लिया जाता है और किसी ना किसी इशू के बारे में, किसी ना किसी थ्रेट के बारे में बात करते हैं. ठीक है. अब थ्रेट क्या है जी? रशिया या यूएसएसआर वाज अ थ्रेट फॉर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका. तो उन्होंने एक अलायंस बना लिया जिसका नाम हमने लिख रख दिया नेटो. एक थ्रेट था. एक थ्रेट जो है वो नेटो से बाकी ममालिक को था, तो उन्होंने वार्सा पैक्ट बना लिया. एक थ्रेट जनरली वॉर का था कि जी वॉर हो जाती है, मुल्क आपस में रिजॉल्व नहीं कर पाते अपने मामला को, उस थ्रेट की वजह से यूनाइटेड नेशंस बन गई. ममालिक के मामला हल नहीं हो पाते, उनके दरमियान जो है जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो वॉर में कन्वर्ट होने का थ्रेट होता है. तो क्या होता है, ममालिक ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बना ली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना ली. वॉर क्रिमिनल्स एक थ्रेट होता है कि जी वॉर क्रिमिनल्स जो है वो मामला को खराब करेंगे, तो आपने पकड़ के वॉर क्रिमिनल्स के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना दी. तो ये थ्रेट्स भी हैं, ये कोई ना कोई मकसद है. मकसद क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचना है. ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, दुनिया के तमाम ममालिक को एक्शन लेना है. अगर एक्शन ना लिया तो मसाइल हो जाएंगे. तो बैठ के ग्लोबल वार्मिंग के लिए पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी कर ली, सीओपी कर ली. सो दैट्स हाउ अलायंसेस आर endure across a range of issues and a period of time. एक खास रेंज ऑफ इश्यूज होती हैं, जैसे क्लाइमेट पे तो क्लाइमेट की चीजें होंगी, इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट की बातें होंगी, इकोनॉमी है तो इकोनॉमी, ट्रेड होगी तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, हेल्थ है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, ट्रेड ब्लॉक बनाना है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का तो आसियान बन जाएगा, ट्रेड ब्लॉक फ्री मार्केट बनानी है यूरोपियन कंट्रीज की तो यूरोपियन यूनियन बन जाएगा. तो ये तमाम जो है ये एक रेंज ऑफ इश्यूज को देखते हैं और एक पीरियड ऑफ टाइम तक जरूरी है, कम से कम एक खास पीरियड ऑफ टाइम को उसको इंड्योर करके वो आगे बढ़े. ठीक है जी, समझ आ रही है बात? पीपल, आर यू एबल टू रिलेट? पर्पस ऑफ अलायंसेस ऑगमेंटेडिंग देयर मेंबर्स पावर्स. एक दूसरे के जो मेंबर्स हैं उनकी पावर्स को ऑगमेंट करना, यानी कि कैपेबिलिटीज को एक साथ जमा कर लेना. अब आप देखें कि यूरोपियन नाटो की बात कर लें, क्योंकि यूरोपियन यूनियन तो एक मिलिट्री अलायंस नहीं है. नाटो की बात कर लें तो नाटो के अंदर बहुत सारे ममालिक हैं, उनमें से कुछ ममालिक वीक हैं, कुछ ममालिक मजबूत हैं, लेकिन तमाम ममालिक में से कोई भी मुल्क अमेरिका को पार करके जो रशियन फेडरेशन है उसकी मिलिट्री पावर के बराबर नहीं आता. ये एक एस्टेब्लिश्ड बात है. ये तमाम ममालिक मिलकर भी रशियन फेडरेशन की मिलिट्री पावर को ऑगमेंट नहीं को काउंटर नहीं कर सकते. उसका जवाब क्या? उन्होंने मिलके एक ब्लॉक बना लिया कि हमारी मिलिट्रीज एक दूसरे के लिए
सपोर्ट करेंगी, किसी एक के ऊपर कोई हमला हो जाएगा तो तमाम ममालिक उसे अपने ऊपर हमला तस्वुर करेंगे और उसके खिलाफ रेजिस्ट करेंगे। तो ये एक पर्पस ऑफ अलायंस है। स्मॉलर स्टेट्स जो इस काबिल ही नहीं होती वो क्या करती हैं कि जी वो किसी बड़ी स्टेट के साथ अपना अलायंस बना लेती है। हमने इवन पाकिस्तान की भी एग्जांपल, पाकिस्तान निस्बतन स्मॉलर स्टेट है इंडिया से इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो अब पाकिस्तान अब इंडिया का मुकाबला करने लग जाए तो भी एक गलत स्ट्रैटेजी होगी। तो पाकिस्तान ने एक अलायंस बना लिया है चाइना के साथ, जो रिलेशंस है, ऑल्दो कोई एक दूसरे के खिलाफ अटैक को वो अपने ऊपर अटैक तस्वर नहीं करते हैं चाइना और पाकिस्तान, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलायंस है जो इंडिया को काफी ज्यादा चुभता भी है। अलायंसेस क्विकली चेंज भी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात ये एक परसीव्ड थ्रेट के खिलाफ बनते हैं। क्वाड एक अलायंस है जो चाइना के खिलाफ या चाइना से डर के अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने बनाया है। तो ये एक और चीज है। अलायंस कोहेजन क्या, कि किस आसानी के साथ लोग एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, इसको अलायंस कोहेजन टेंड्स टू बी हाई व्हेन नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज। तो उन अलायंसेस के अंदर कोहेजन ज्यादा होती है जिन ममालिक के ताल्लुकात एक जैसे होते हैं। और जब डाइवर्जेंट हो जाते हैं मफादात, सॉरी ताल्लुकात नहीं मफादात, जब डाइवर्जेंट इंटरेस्ट होते हैं, मुख्तलिफ इंटरेस्ट होते हैं, टूट जाते हैं या अलायंसेस डोरमेंट हो जाते हैं। आपको दो तीन हम मिसालें बता दें। एक है नॉन अलायंस मूवमेंट, जिसको NAM कहते हैं। तो ये क्या था कि जिस सोवियत यूनियन या यूनाइटेड स्टेट्स के ब्लॉक में हम शामिल नहीं है, तो हम एक ऐसे में हैं कि हम दोनों में से किसी ब्लॉक से एफिलिएटेड नहीं है, तो हमने अलायंस बना। उसका मकसद एक तरह से फौत होता जा रहा है, और वो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है वो मौजूद तो है वो इदारा, लेकिन अब उसकी इतनी सिग्निफिकेंस ही नहीं रही है। अच्छा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इंडिया पाकिस्तान के इख्तलाफात इस कदर ज्यादा बढ़ चुके हैं कि दोनों ममालिक एक दूसरे से प्रॉपर तरीके से बात करना ही नहीं चाहते। पाकिस्तान के इंटरेस्ट को इंडिया अपने इंटरेस्ट के खिलाफ समझता है, पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट का दुश्मन समझता है इंडिया को, तो फिर क्या होता है, वो फिर अलायंसेस की कोहेजन बड़ी वीक हो जाती है। दोनों ममालिक एक दूसरे से ही लड़ते रहते हैं। जब भी सैफमा का, साफ्टा का, सार्क के इजलास होते हैं, तो फिर कश्मीर के इशूज पे दोनों का डाइवर्जेंट ओपिनियन है। टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इंटरवेंशन इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, फिर अफगानिस्तान के ऊपर दोनों के डाइवर्जेंट व्यूज है। उसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि सार्क की अलायंस कोहेजन बड़ी वीक है, इसी वजह से वो अलायंस चल भी नहीं। बर्डन शेयरिंग होती है कि एक अलायंस जब आप बनाते हैं तो उसकी एक कॉस्ट होती है, उसको चलाने के पैसे होते हैं, उसके साथ साथ रिसोर्सेज लगते हैं, असलहा लगता है, ट्रेनिंग्स होती हैं, फाइनेंसेस लगते हैं, बजट लगता है, डेवलपमेंट होती है। अब उस बजट का एक हिस्सा एक मुल्क देता है, दूसरा हिस्सा दूसरा। जैसे अब नेटो के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े एहतजाज भी किया, शोर भी किया, धमकियां भी दी कि जी नेटो में सबसे कम खतरा अमेरिका को है सोवियत यूनियन से, कि सोवियत यूनियन इतना दूर आके अमेरिका को कुछ, लेकिन अमेरिका 50% से ज्यादा जो है वो बजट लगा रहा है, और वो और बहुत से ममालिक अपने GDP का 2% भी नहीं लगा रहे हैं, जो कि नेटो की शर्त है। तो लाजमी बात है हम यही कहेंगे कि बर्डन शेयरिंग में अमेरिका ज्यादा बर्डन शेयरिंग कर रहा है। नेटो की हमने आपको एग्जांपल भी दे दी। जी, तो ये आपने चीजें पढ़ ली, ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, मैंने इसलिए मिनट का आपको क्या आप लोग पढ़ लें। एक चैलेंज जो अब नेटो को आ रहा है, अब तो खैर ये थोड़ा पुराना लिखा हुआ है, लेकिन एक बहुत इमर्जिंग बड़ा चैलेंज आ रहा है, वो है यूक्रेन में। यूक्रेन में रशिया आके यूक्रेन की सरहद के साथ रशिया ने कोई 3 से 4 लाख फौजी डिप्लॉय कर दी। यूक्रेन की तो आर्मी इतनी बड़ी है ही नहीं, यूक्रेन की तो इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी ही नहीं है। यूक्रेन के लिए काफी बुरा हो गया, वो डरे हुए बैठे हैं। तो एक प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस टाइम दो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक तो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करनी है, नेटो करीब आना चाहता है और रशिया के ज्यादा ममालिक को अपने अंदर शामिल करना चाहता है। इसके साथ साथ रशिया को डर भी है,
ऑल्दो बाल्टिक कंट्रीज तो अब नेटो के मेंबर बन चुके हैं, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लेकिन यूक्रेन ने बनने की कोशिश की तो रशिया ने वहां पर जो है वो तख्ता पलट दिया गवर्नमेंट का, फिर क्रीमिया पे हमला हो गया। तो ये सारे मामलात हैं। जॉर्जिया भी ईयू का मेंबर बनना चाहता है, लेकिन जॉर्जिया को भी रशिया बहुत स्ट्रांगली बुली कर रहा है। सो दीज आर द एरियाज वेयर विच आर चैलेंजिंग। तो रशिया बहुत अपोज कर रहा है, और यूरोपियन यूनियन और नेटो में शमूलियत को रशिया बड़े सख्ती से देख रहा है। बहुत से अब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज यूरोपियन यूनियन में शामिल भी हो गए। तो लेकिन आई थिंक हंगरी इज वन एग्जाम्पल, सो पोलैंड इज अनदर एग्जाम्पल, बट स्टिल अब वॉर्सा पैक्ट का जो वॉर्सा है वो तो पोलैंड से ही आया है, लेकिन अब ये ममालिक ईयू में शामिल हो चुके। ठीक है जी, तो ये चैलेंजेस है नेटो की एक अलायंस के तौर पर हमने आपको एग्जांपल दी। अब आप देख लीजिए बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन और लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये वो ममालिक हैं जो रशिया से बॉर्डर करते हैं, और रशिया इस वजह से इनके मामले में जरा ज्यादा जेलसली गार्ड करता है। और दूसरी लाइन जो है वो आपको नजर आ रही होगी, जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया और मैसेडोनिया, सर्बिया, जो चेकोस्लोवाकिया वाली लाइन है। तो हंगरी, रोमेनिया, बुल्गारिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ईस्ट जर्मनी, स्लोवेनिया, ये तमाम ममालिक वार्सा पैक्ट में थे। अब इसमें से बहुत सारे ममालिक अब नेटो में आ चुके हैं। तो रशिया, अब आप देखें, आप सिक्योरिटी डिलेमा देखें, ये ममालिक नेटो में आकर एक तरह से अपने आप को सिक्योर समझना चाहते हैं रशियन इंट्रूजन से, रशियन इंटरवेंशन से, और ये नेटो में आ गए। लेकिन रशिया इसको किस तरह से परसीव कर रहा है, रशिया कह रहे हो ये तो मेरे पड़ोसियों को भी नेटो में शामिल करके मेरे ऊपर हमला करने की साजिश हो रही, मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा। रशिया फिर स्ट्रांगली रेसिस्ट करता है। सो दिस इज हाउ सिक्योरिटी डिलेमा वर्क्स। अब एक और एग्जांपल हमने आपको दे दी। एक और अलायंस जो बहुत मशहूर है वो यूएस जापानीज सिक्योरिटी ट्रीटी है। जब यूएस ने कंप्लीटली डेसिमेट कर दिया जापानीज फोर्सेस को और उन्हें सरेंडर कर दिया, तो उसके बाद फुल कंट्रोल संभाल लिया और एक सिक्योरिटी ट्रीटी की जापान के साथ, कि जिसके तहत यूएस 50,000 से ज्यादा ट्रूप्स जो है वो जापान में रखता है, और जापान की अपनी कोई डिफेंस फोर्सेस नहीं। और जापान जो है वो बिलियन डॉलर, काफी मिकदार में, बल्कि काफी बिलियन डॉलर्स पे करता है यूएस को फॉर द मिलिट्री एक्सपेंसेस। लेकिन इसके साथ साथ कि सिर्फ हाफ ऑफ द कॉस्ट है, बाकी कॉस्ट यूएस बियर करता है, कि यूएस के इंटरेस्ट इस एरिया में, यूएस का एक इंटरेस्ट तो इस एरिया में यही है कि जापान दोबारा से अग्रेसिव डमीनर ना इख्तियार कर ले। इसके साथ साथ जापान ने तरक्की भी कर ली, क्योंकि यूएस ने जापान के फाइनेंस, जापान के डिफेंस में इन्वेस्टमेंट की, जापान ने वो चीजें लेकर अपनी इकोनॉमिक अपलिफ्ट के ऊपर काम किया, जिसके नतीजे में जापान की इकोनॉमी तरक्की की। जापानीज वैसे ही बहुत मेहनती टैलेंटेड कौम है और बहुत वर्कहोलिक लोग हैं। इस नतीजे में यूएस बियर कर रहा है। इसी तरह यूएस की एक डिफेंस एग्रीमेंट भी है जापान के साथ कि एनी अटैक ऑन जापानीज सॉइल विल बी ट्रीटेड एज एन अटैक ऑन यूएस। इसकी वजह से एक तरह से यूएस चाइना को डिटर कर रहा होता है, चाइना को रोक रहा होता है कि आप हमारी तरफ, जापान की तरफ मत देखें। चाइना और जापान का तो बड़ा क्रॉनिक कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है जी। इस तो जापान को सोवियत थ्रेट भी था पहले, अब थ्रेट चेंज हो गया है, लेकिन जापान और यूएस अलायंस कायम है। अब ये अलायंस चाइना के खिलाफ है। ऑफ कोर्स एसिमेट्रिकल है, बिकॉज जापान की जीडीपी तो काफी बड़ी है यूएस के कंपैरिजन में भी, यानी कंपैरेबल है, लेकिन जापानीज डिफेंस तो बिल्कुल वीक। उस लिहाज से जापान का एक मिलिट्री अलायंस है। इसी तरह से साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलिट्री अलायंसेज हैं, कि इन दोनों पे भी अगर हमला होता है, इन दोनों की आर्मीज बहुत वीक हैं। और साउथ कोरिया के साथ तो एक हिस्ट्री है कि नॉर्थ जो कोरियन वॉर हारे, तो साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों भी चाइना के करीब हैं और चाइना से डरते हैं। तो इससे पहले सोवियत यूनियन की वजह से इनके साथ एक इत्तेहाद था। एक और डी फैक्टो अलायंस है इसराइल के साथ,
ऑल्दो यूएसए एडमिट नहीं करता है, लेकिन इसराइल को बहुत ओपनली सपोर्ट करता है बहुत सारी चीजों में। सो ये एक और चीज है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो सोवियत यूनियन से टूट के कुछ रियासतें बनी, उन्होंने सीआईएस बना ली। और जो एक तरह से ये रशियन ब्लॉक के करीब ममालिक समझे जाते हैं। 2008 में जब रशिया ने हमला कर दिया जॉर्जिया के ऊपर, तो फिर क्या हुआ कि रशिया ने जब हमला कर लिया तो फिर जॉर्जिया ने ऐलान किया कि अब हम इस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट से आजादी हासिल करें। सही है जी। आगे चलें तो ये एक और अलायंस हमने आपको बताया। ओके, नाउ दिस 6%। ओके, अच्छा जी, एक और रीजनल एग्रीमेंट अलाइनमेंट देखें तो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी, सॉरी नॉन अलाइड मूवमेंट नहीं थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ग्लोबल साउथ में नॉन अलाइंड मूवमेंट का हमने जिक्र किया। स्टूड अपार्ट फ्रॉम यूएस सोवियत राइवलरी, इंडिया यूगोस्लाविया ने इसको लीड किया, लेकिन जब क्यूबा इसके अंदर शामिल हुआ तो सीरियस क्वेश्चन। ऑल्दो इंडिया का भी इसके अंदर शमूलियत, इंडिया और सोवियत यूनियन के बहुत करीब था इस उसमें यूगोस्लाव, लेकिन अगेन इंडिया मिलिट्री अलायंस या मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं कर रहा था। यूगोस्लाविया का भी ऐसे ही था। यूगोस्लाविया में उस टाइम टीटो होते थे आई थिंक, तो वो बड़े फेमस रहे हैं लीडर। तो लेकिन जब क्यूबा इसमें शामिल हो गया, हवाना में इसका इजलास हुआ, तो क्यूबा की शमूलियत से बहुत लोगों ने इसमें तनकीद की। क्यूबा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था कम्युनिज्म का, वहां पे कम्युनिज्म शामिल था। तो उनका आप किस किस्म की नॉन अलाइंड मूवमेंट करें, आप तो रशिया से बड़े करीब, सॉरी सोवियत यूनियन से बहुत करीब। एक और ऑर्गेनाइजेशन ओएयू है, जिसको अफ्रीकन यूनियन बाद में बना दिए गए। ये अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं उनकी यूनियन है। दुनिया में कहा जाता है कि द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज लिंक्ड टू द फ्यूचर ऑफ अफ्रीका, बिकॉज अफ्रीका में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है तरक्की करने का, वहां पर अभी काफी काम होने वाला रहता है। तो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्गर हो गई है पूरे कॉन्टिनेंट में। जिस तरह से यूरोपियन यूनियन होती है, इसके भी अपने मेंबर्स हैं। इसका एक सेंट्रल बैंक है, इसकी एक अफ्रीकन कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जहाँ पे ममालिक के बारे में फैसले होते हैं। तो आपको भी हम सिर्फ अलायंसेस की कुछ एग्जांपल्स दे। चाइना पाकिस्तान के साथ एक लूजली अलायंट है, जबकि सोवियत यूनियन इंडिया के साथ था। इंडिया और सोवियत यूनियन के ताल्लुकात तो अभी तक बेहतर हैं, ऑल्दो अब इंडिया जो है वो अमेरिका के काफी करीब हो चुका है। चाइना एंटी चाइना ब्लॉक में आ रहा है, क्वाड का मेंबर है। चाइना की वजह से आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया है, तो इंडिया की अब एक और अलाइनमेंट हो गई। आप देखें अलायंसेस कैसे शिफ्ट हो रहे होते हैं। अब सोवियत यूनियन की जगह रशिया ने ले ली है, लेकिन रशिया अब चाइना के करीब आ रहे, तो रशिया इवन ओपनली जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसको तनकीद का निशाना बनाता है। सो जनरल एंटी इसराइल अलाइनमेंट जो है वो रही है अरब कंट्रीज की फॉर लॉन्ग टाइम, लेकिन अब वो बिल्कुल डाइल्यूट होके रह गई है। अब उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं रही है। इजिप्ट और जॉर्डन ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, फिर अब यूएई ने, सूडान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। तो अब वो अलायंस बड़ा भी, इसराइल और टर्की का एक दौर में अलायंस था, लेकिन अब ताल्लुकात खराब हैं। यूएस और इसराइल का एक बिल्कुल टैसिट एग्रीमेंट है, लेकिन बहुत स्ट्रांगली यूएस सपोर्ट करता है, इवन इजरायली अग्रेशन को भी सपोर्ट करता है। फिर इजिप्ट और इसराइल की आपस में एक पीस डील है। दोनों ममालिक के आपस में कुछ टेंशंस भी चलती हैं। ईरान एंड इसराइल आर आर्च एनिमीज। बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने स्प्रेडिंग डेमोक्रेसी के चक्कर में क्या किया कि पूरे नेटो को पहले अमरीका अफगानिस्तान में घुसेड़ दिया। अफगानिस्तान में उनको शिकस्त हुई। इराक में उन्होंने बहुत कश्त खून का बाजार गर्म किया।
अलकायदा स्ट्रांग हुई, फिर अलकायदा के बाद ISIS बन गई। इन इराक में अब डेमोक्रेसी आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ रही है। ले जी, अब हमने आपको अलाइनमेंट बताई, तो एक पूरा ब्लॉक जो है वो यूरोपियन यूनियन का बन के आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के ताल्लुकात ब्रिटेन से बहुत स्ट्रांग है, फ्रांस से स्ट्रांग है, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके डिक्लेयर्ड, और इवन ब्रिटेन के साथ आप रेड लाइन देख रहे हैं कि डिक्लेयर्ड एग्रीमेंट्स हैं। इसके साथ साथ यूएस का इंडिया के साथ, और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, टर्की वगैरह के साथ स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस हैं। फिर क्लोज मिलिट्री कोऑपरेशन जो है वो इजराइल के साथ है। तो इसके साथ साथ तो आप देख रहे हैं इसी तरह से दूसरे ममालिक के, चाइना के और जर्मनी से बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं, चाइना के EU से ही काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं अलायंसेस के लिहाज से। सर रशिया चाइना को फ्यूचर अलायंस बना तो लीडिंग कौन करेगा? चाइना लीड करेगा, बिकॉज रशिया अब इकोनॉमिकली बहुत वीक, रशिया की इकोनॉमिक वीकनेस की वजह से चाइना रशिया का सबसे बड़ा बायर परचेजर बन चुका। चाइनीज गैस का, तो रशिया के पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं यार, या फिर रशिया के पास मिलिट्री एसेट्स हैं। तो चाइना रशिया का बहुत बड़ा मिलिट्री सप्लाईज का बायर बन चुका है। इसके अलावा चाइना रशियन गैस पेट्रोलियम को खरीद रहा है। तो इसकी वजह से इस टाइम चाइना एक ज्यादा बड़ी इकोनॉमिक पावर है। इसी तरह चाइना कोई छोटी मिलिट्री पावर भी नहीं है। इस वजह से चाइना और रशिया का जो ताल्लुक है वो, उसमें चाइना इस टाइम लीड कर रहा है, और रशिया लेकिन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, जो कि रशिया और चाइना का जो एक अभी तक का अनडिक्लेयर्ड अलायंस है वो अमेरिका के लिए बहुत परेशान है। लेकिन चाइना का एक और इशू रशिया के साथ है, वो ये है कि चाइना और रशिया आपस में मिलिटरीली उनकी पॉलिसीज में डिफरेंस है। चाइना जो है वो नॉन एग्रेशन की तरफ जाता है, ज्यादा मिलिट्री एग्रेशन को, मिलिट्री एक्शन को पसंद नहीं किया जाता है। चाइना में पीसफुल एग्जिस्टेंस, ट्रेड की तरफ बात करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट रशिया के ट्रेड रिलेशंस इतने स्ट्रांग नहीं है, इसकी वजह से रशिया ट्रेड से ज्यादा चाइना के कॉन्ट्रास्ट में मिलिट्री एक्शंस पे जाता है। और अभी एक टेंशन आ सकती है जब यूक्रेन के ऊपर रशिया कोई मिलिट्री एग्रेशन करता है, तो फिर चाइना को बात करना पड़ेगी। ठीक है जी, मूविंग फॉरवर्ड, statecraft, just give me 10 seconds and I'll 20 seconds. ओके जी, स्टेट क्राफ्ट होती है, स्टेट मतलब रियासत, क्राफ्ट यानी टेक्ट, आर्ट। क्राफ्ट होता है आर्ट, टेक्ट। स्टेट क्राफ्ट का मतलब होता है द यूज ऑफ टेक्ट एंड इंटेलिजेंस टू सिक्योर द नेशनल। डिप्लोमेसी को भी स्टेट क्राफ्ट है।
उसके तीन एक कॉन्सेप्ट्स हैं बड़े अहम। पहला है डेटरेंस। डेटरेंस है किसी अपने दुश्मन को रोकना कुछ ऐसी चीज करने से कि जो आपको पसंद ना हो, यानी उसको ऐसा थ्रेट देना कि अगर आपने ये काम किया मुझे ये पसंद नहीं है, अगर आपने ये काम किया तो फिर नताइज के जिम्मेदार आप। सबसे पहली डेटरेंस हमारी लाइफ में हमारी अम्मी हमें देती हैं, और सब लोगों को पता है कि बेटा अगर आपने तमीजी की, अगर ये कचरा उठा के खाया, अगर मेरी बात ना सुनी तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। कुछ माएँ थोड़ा सा एक स्टेप आगे आती है, मैं आपकी पिटाई कर दूंगी। ये डेटरेंस है। ये काम ना किया, ये काम किया तो फिर आपको सजा मिलेगी, या मैं आपसे नाराज हो गई, या मैं बाबा को बता दूंगी, या आपकी पिटाई हो जाएगी, इस तरह का कुछ। ये एक सिंपल इसी तरह की डेटरेंस मुल्कों के दरमियान कि भाई अगर तुमने हमें तंग किया, या अगर तुमने अपनी आवाम किसी और मुल्क को तंग किया तो फिर हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। जैसे यूएस जापान अलायंस जो है वो एक डेटरेंस क्रिएट करता है चाइना के लिए कि चाइना यूएस के ऊपर और जापान के ऊपर हमला कर दे। क्वाड एक डेटरेंस का एक टैक्टिक है। नाटो डेटरेंस थी। वॉर्सा पैक्ट काउंटर डेटरेंस थी। यूएस ओ सॉरी चाइना पाकिस्तान का जो एक अनडिक्लेयर्ड मिलिट्री अलायंस है वो एक डेटरेंस की फॉर्म है। न्यूक्लियर वेपन्स सबसे अहम फॉर्म ऑफ डेटरेंस है कि एक मुल्क जब न्यूक्लियर वेपन्स बना देता है तो वो एक डिटर कर रहा होता है, डिटर यानी डिस्करेज कर रहा होता है दूसरे मुल्कों को कि वो उसके ऊपर हमलावर हो जाए। इसके मुकाबले दूसरी चीज कंपेलेंस होती है, किसी मुल्क को मजबूर करना कि वो कोई काम करे। कंपेलेंस डेटरेंस का उल्टा है कि आप यूज ऑफ फोर्स को थ्रेट दें दूसरे मुल्क को और कहें कि ये काम आपने करना ही करना है, वरना नताइज के जिम्मेदार आप। पढ़ने बैठ रहे हो या मैं पिटाई लगा दूं, ये आपकी वालदा आपको शायद छोटे से तो कहती हूँ, तो वो आपको कोई काम करने पे माहिर करे। अगर वो कहेंगे खेल छोड़ दो वरना मैं पनिश करूंगी तो वो डेटरेंस है। अगर वो कहें कि पढ़ाई कर लो वरना मैं पनिश करूंगी तो कंपेलेंस है। पढ़ाई करने के लिए कंपेल करें। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये कंपेलेंस और डेटरेंस है। कंपेलेंस अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में देखें तो बहुत सारी चीजें कंपेल करके कोशिश की जाती है कि जी नॉर्थ कोरिया को कि वो अपनी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनका विजिट करा दे आईएईए को। ईरान को कंपेल करता है इंटरनेशनल प्रेशर के ईरान न्यूक्लियर डील की। ईरान के कुछ अजाइम हैं कि वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर ले, बट एट द सेम टाइम ईरान को पता है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को नाराज करके ये करना पॉसिबल नहीं है। कंपेलेंस है। लीबिया को कंपेल किया इंटरनेशनल प्रेशर ने कि लीबिया में मोहम्मद कजाफी की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उन्होंने 2003-4-5 की बात है कि उन्होंने कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप कर दें, अदरवाइज उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, उनके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी। सैंक्शंस जो हैं वो कंपेलेंस की, तो रशिया न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो उनको लीबिया ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को गिव अप कर लिया, ये कंपेलेंस। Escalation, a reciprocal process in which two or more states build up military capabilities in response to each. Escalation ये होती है कि बात हाथ से निकलती जाए। आपने हथियार बनाए उसके मुकाबले मैंने हथियार बनाए, आपने उसके मुकाबले उससे ज्यादा हथियार बनाए उसके मुकाबले में। ये एक डाउनवर्ड स्पाइरल है, यानी एक चीज घूमती भी जा रही है और नीचे भी एक गड्ढे में आप गिरते चले जा रहे हैं। ये एस्केलेशन है। पाकिस्तान और इंडिया के केस क्लासिक एग्जांपल है एस्केलेशन की, क्योंकि दोनों ममालिक एक दूसरे से मुकाबले में लगे रहते हैं, एस्केलेट करते हैं टेंशंस को। वो कहते हैं आपने हमारे यहाँ बालाकोट सॉरी हमारे यहाँ पुलवामा पे हमला कराया, हम आपके आके कैंप में करेंगे। वो आपके कैंप आते हैं, आप उसके मुकाबले उनको पकड़ के उनका जहाज गिरा देते हैं। उसके रिस्पॉन्स में आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करते हैं। ये इस तरह की जो चीजें हैं ये एस्केलेशन है। एस्केलेशन है बात का हाथ से निकल जाना, एस्केलेशन बात का क्रिटिकलिटी में इजाफा होना। रशिया और अमेरिका इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। दोनों ममालिक इस टाइम तो नहीं, इससे कुछ अर्सा पहले मिलिट्री जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसके मुसलसल स्टॉक पाइलिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से अब उनको बाकायदा उनको गिव एफएटी फाटा के पॉइंट्स पाकिस्तान के लिए कंप्लायंस जैसे, एफएटीएफ के पॉइंट्स कंपेलेंस होगी बिल्कुल।
FATF क्योंकि पाकिस्तान के बारे में वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर कुछ लूप होल्स हैं, तो पाकिस्तान अगर लूप होल्स को दूर नहीं करेगा तो हम उसको ब्लैकलिस्ट में डाल देंगे। जिसकी ब्लैकलिस्ट में डाल देंगे जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी पे लिमिटेशंस हो जाएंगी, तो पाकिस्तान को उसका नुकसान होगा। तो ये कंपेलिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल ऐसे ही मिसकाइना। लेक्चर्स अपलोड कर दें जी CR प्लीज सुन लें, लेक्चर्स अपलोड कर दें। लग रहा है बच्चों को ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप कर दें, उनकी हेल्प हो जाएगी, उनकी रिवीजन भी हो जाएगा करीब। बाकी जो लेक्चर्स हैं उनको प्लीज अपलोड कर दीजिए। ये रिक्वेस्ट अब दूसरी दफा आ रही है तो काइंडली इसको आप प्लीज एड्रेस कर दें इशू को। एस्केलेशन हो गई, अब हम एस्केलेशन के बाद आते हैं गेम थ्योरी। ये बहुत मजे का एक चीज है, प्रिजनर्स डिलेमा। गेम थ्योरी सिंपल सी एक बात है जो ये कहती है कि बार्गेनिंग आउटकम्स में क्या आउटकम आएगा। बार्गेनिंग क्या होती है, कुछ लो आप, दो तीन आउटकम्स, दो तीन नतीजे, दो तीन चीजें आप अडॉप्ट कर सकते हैं, उनमें से आप कौन सी करेंगे उसको प्रिडिक्ट करने वाली चीज गेम थ्योरी। गेम इज अ सेटिंग इन व्हिच टू और मोर प्लेयर्स चूज अमंग अल्टरनेटिव्स वंस और रिपीटेडली की बात हो गई। Each combination of moves by all players results in a set of payoffs to each. अब आप और आपके साथ खेलने वाला प्लेयर क्या चूज करेगा, ये दोनों मिलके, आपकी चॉइस और आपके साथ वाले की चॉइस मिलके फैसला करती है कि आपको क्या मिलेगा। सही है। तो ये सिर्फ यानी आपकी परफॉर्मेंस या आपका गेन सिर्फ आपकी चॉइस पे डिपेंडेंट ना हो, दूसरे पे भी डिपेंडेंट हो। ठीक है। सो ये गेम थ्योरी aims to deduce likely outcomes given the player's preferences and possible move। कि अगर प्लेयर हेड ऑप्ट करता है तो आपके लिए जीतने का क्या चांस है, वो टेल्स ऑप्ट करता है तो आपके पास क्या चांस है। तो मैं बिल्कुल सिंपल सी गेम थ्योरी को जो है वो 1950s के अंदर 60s के अंदर यूज किया गया अमेरिका और रशिया की जो मामलात की खराबी है उनको डील करने के लिए। ठीक है जी। गेम थ्योरी वाज फर्स्ट यूज्ड इन IR इन 1950s 60s। अच्छा जी। और सोवियत यूनियन के ऊपर इनका फोकस था और बाद में ये फिर बढ़ती चली गई। आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं। प्रिजनर्स डिलेमा। प्रिजनर्स डिलेमा एक ऐसी चीज है जो जीरो सम गेम या नॉन जीरो सम गेम को देखती है। जीरो सम गेम क्या है कि एक गेम है जिसके अंदर मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं, तो किसी का गेन किसी का लॉस बनेगा, किसी का लॉस किसी का गेन बनेगा। यानी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, फॉर एग्जांपल मनी या कोई भी चीज आइडियल चीज है जिसकी बुनियाद पे अगर आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो इसका मतलब है दूसरा कहीं ना कहीं लूज कर। ये जीरो सम गेम, जैसे आई थिंक मोनोपोली भी जीरो सम गेम। अच्छा, इसी तरह से नॉन जीरो सम गेम्स हैं कि जरूरी नहीं है कि आपके जीतने के लिए दूसरे दूसरे को हारना पड़े, आपकी जीत दूसरे की जीत के साथ भी हो सकती है। तो उनमें से एक गेम नॉन जीरो सम गेम है प्रिजनर्स डायलेमा। आमतौर पर ममालिक क्या करते हैं, स्टेट्स या रियासत क्या करती है कि अपने जीतने के लिए दूसरे ममालिक के मफादात का वो नुकसान करना चाहिए। उसकी वजह से बाज़ औक़ात उनका फायदा तो हो जाता है लेकिन ओवरऑल नुकसान हो रहा होता है सब। इंटरनेशनल रिलेशंस ये कहती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ नॉन जीरो सम गेम। जरूरी नहीं है कि आप जीतें तो आपको किसी को हराना भी है, आप खुद किसी को जिता के भी जीत सकते हैं। विन विन सिचुएशन भी हो सकती है कि आप भी जीत जाएं और दूसरा प्लेयर भी जीत जाए और तीसरा प्लेयर भी जीत जाए और चौथा प्लेयर भी जीत। Covers one kind of collective goods problem common to IR. All players make choices that in the end make them all worse off than under a different set of moves. They could all do better, but as individual rational actors, they are unable to achieve this outcome. Bank robber story. बैंक रॉबर स्टोरी आप में से हम सुना देते हैं। सिंपल सी एक बात, दो प्रिजनर्स को लोगों ने पकड़ा और दो लोगों को पकड़ा और उसको वो बंदा ये ऑफर करता है कि अगर दोनों लोगों के पास पुलिस वाला अलग अलग जाता है, इसको बड़े ध्यान से कहता है कि अगर आपने मुझे बता दिया कि चोरी किसने की है
और आपने ये कह दिया कि एक ए है एक बी है, अब वो ए के पास आता है, कहता है अगर तुमने ये टेस्टिमनी दे दी कि बी ने चोरी की है तो मैं बी को पकड़ लूंगा, तुम्हें छोड़ दूं। ठीक है, इसी तरह से वो बी के पास जाता है और कहता है कि अगर तुमने ये कह दिया कि ए ने चोरी की है तो मैं ए को पकड़ लूंगा, बी को छोड़। अब होता क्या है कि सबसे आइडियल सिनेरियो क्या है, आमतौर पे क्या होगा, ए कहेगा यार बी को पकड़वा दूं और मैं तो जान छुड़ा देगा, बी कहेगा ए को पकड़वा दूं मैं तो जान छुड़ा देगा। अच्छा, लेकिन अगर ये साथ साथ पुलिस वाला ये भी कहते हैं अगर तुम ना माने और तुमने मुंह ना खोला, ए को कहता है कि अगर ए ने मुंह ना खोला और बी ने मुंह खोल दिया कि ए ने चोरी की है तो ए को डबल सजा होगी। यानी पहले फॉर एग्जांपल 5 साल सजा हो रही थी, लेकिन अब ए क्योंकि एक तो खामोश रहा और बी ने उसके खिलाफ गवाही दे दी, अब ए को 10 साल सजा। इसी तरह बी के पास आता है और बी के पास आके कहता है अगर तुमने मुंह ना खोला और ए ने खोल दिया और कहा कि तुमने चोरी की है फिर तुम्हें 10 साल सजा हो। अगर दोनों खामोश रहे तो किसी को कोई सजा नहीं होगी क्योंकि एडमिशन ऑफ क्राइम नहीं है। दोनों अपनी अपनी गलती मान लें तो 5-5 साल सजा होगी। दोनों, एक बंदा खामोश रहे और दूसरे को इल्जाम दे दे तो फिर वो बच तो जाएगा लेकिन दूसरे को 10 साल सजा होगी। तो आप समझे कि सबसे ज्यादा बड़ी चॉइस, सबसे ज्यादा टेम्पटेशन किस चॉइस होगी कि मैं अपना नाम छुपा लूं और कहूं कि बी ने किया, ए कहे कि बी ने किया, बी कहे कि ए ने किया। उस चक्कर में लेकिन नुकसान क्या होगा, ए क्योंकि खुद चुप रह रहा है और बी उसके ऊपर इल्जाम डाल रहा है, ए को भी 10 साल कैद हो रही। बी क्योंकि खुद चुप रह रहा है लेकिन ए के ऊपर इल्जाम डाल रहा है, उसको भी 10 साल सजा होगी। तो सबसे आइडियल चॉइस क्या है, दोनों अपना मुंह बंद रखें, उससे दोनों में से किसी को सजा नहीं होगी क्योंकि एडमिशन ऑफ क्राइम। दोनों अगर अपना इकबाले जुर्म कर लें दूसरे को बचा लें तो उससे क्या होगा, दोनों को 5-5 साल सजा। दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा दें तो क्या होगा, दोनों को 10-10 साल सजा। तो अब ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने अपने आप को बचाना है तो आप दूसरे को फंसाएं, यही नॉन जीरो सम गेम। सबसे अच्छा क्या है कि एक दूसरे के लिए आप सपोर्ट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करके आप एक दूसरे को हेल्प आउट करें, एक दूसरे को हेल्प आउट करके आप बचाएं। लेकिन आमतौर पे ह्यूमन डिस्पोजिशन ये है, ह्यूमन इंटरेस्ट ये है कि लोग अपने आप को बचाने के लिए गलती करते हैं, समझते हैं कि मेरा फायदा तो तभी होगा जब किसी का नुकसान हो। ये तो जीरो सम गेम। इंटरनेशनल रिलेशंस आमतौर पे जीरो सम गेम नहीं होती, तमाम फरीकैन तमाम पार्टीज भी इसमें जीत सकती हैं। ये है प्रिजनर्स चिकन एंड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। बिल्कुल चिकन की एक गेम होती है, चिकन की गेम ये होती है कि स्वर्व करना। चिकन गेम में क्या होता है कि दो चिकन्स हैं और दोनों चिकन्स को एक दूसरे की तरफ दौड़ाया जाता है और कहा जाता है कि आपने स्वर्व नहीं करना, आपने यानी हिलना नहीं है, अपनी गर्दन को डर के पीछे नहीं मोड़ लेना और जाना है और टकरा जाना है दूसरे। अब क्या होता है इस चक्कर में, दो चिकन्स या दो लोग आप एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, भागते हुए आ रहे हैं और क्या है, टक्कर लगानी है, मैं नहीं डरूंगा दूसरा डर जाएगा। अब क्या होगा, दोनों लोग मैक्सिमलिस्ट अप्रोच इख्तियार करते हैं, पीछे नहीं हटते। और सबसे ज्यादा नुकसान क्या है, दोनों में से कोई भी अगर अपना सर नहीं हटाएगा, स्वर्व नहीं करेगा तो क्या होगा, दोनों की आपस में टक्कर हो जाएगी, दोनों को चोट लगेगी। सबसे आइडियल क्या है, दोनों स्वर्व कर जाएं, वो उस टाइम तो हार जाएंगे लेकिन नुकसान से बच जाएंगे, अपनी अना को पीछे रख देंगे लेकिन नुकसान से बच जाएंगे। इसमें एक कम नुकसान क्या होगा कि एक चिकन अपना सर, ए चिकन आ रहा है भागता हुआ बी की तरफ, बी पीछे हट जाए, स्वर्व कर जाए, अपनी गर्दन मोड़ ले तो ए आके टकरा नहीं सकता उससे लेकिन ए जीत जाए। इसी तरह अगर ए हटा ले अपनी गर्दन तो ए हार जाएगा लेकिन बी जीत जाएगा, नुकसान बच जाए। सबसे ज्यादा नुकसान कब होगा कि दोनों अड़ियल घोड़े बने रहें और एक दूसरे को को जीतने से रोकने के लिए कि वो ना जीते, अपना नुकसान कर लें और एक दूसरे से टकरा लें। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी इसी तरह से थी कि क्यूबा के अंदर जो है सोवियत यूनियन अपने न्यूक्लियर वेपन्स रख, ठीक है, तो न्यूक्लियर वेपन्स लेके जा रहा था और ये फिर जॉन एफ कैनेडी को ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गई कि जी यूएस
के खिलाफ यूएसएसआर जो है वो क्यूबा जो कि बिल्कुल करीब है यूनाइटेड स्टेट से, वहां पर मिसाइल्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि जब चाहे फिर यूएस के ऊपर हमला आवर हो सकता है। तो जॉन एफ कैनेडी को पता चल गया और उन्होंने उन शिप्स का एक तरह से घेराव करके मुहासरा और कहा कि भाई यहाँ से चले जाओ। अब एक खतरा था, क्योंकि अब इसके साथ साथ यूएस ये भी कर सकता था कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवी है वो उन शिप्स के ऊपर जो यूएसएसआर की है उनके ऊपर हमला कर दे, ताकि वो क्यूबन सॉइल पे पहुंचने से पहले ही तबाह हो जाए। लेकिन इसका एक नुकसान था। पहले तो नुकसान ये था कि रशिया की बहुत सारी जानें जा सकती थी, इससे यूनाइटेड स्टेट्स को खुद भी नुकसान हो सकता था, उनकी नेवी को। लेकिन इससे ज्यादा बड़ा नुकसान ये था कि यूएसएसआर के सारे न्यूक्लियर वेपन्स थोड़ी जा रहे थे क्यूबा। यूएसएसआर फिर जवाब में, बदले में यूएस के ऊपर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता था। लेकिन जॉन एफ कैनेडी ने इसलिए कहा कि हम मैक्सिमलिस्ट स्टांस इख्तियार नहीं करेंगे, हम तबाही फैलाने की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम ये, उन्होंने सोवियत प्रीमियर ख्रुश्चेव को इंगेज किया और कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ये चाहता है कि आप अपने मिसाइल्स को वापस ले जाएं, और ये भी रिपोर्ट आई कि शायद कुछ मिसाइल्स पहले डिप्लॉय हो चुके हैं, उनको वहां से हटा लें, और वरना हमारी आपस में तसादुम हो सकता है। और इसके बदले में हम भी आपसे वादा करते हैं कि जो हम टर्की और उसके गिर्द अपनी मिसाइल्स डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, हम उसको छोड़ देंगे। और एक और एग्रीमेंट था कि हम क्यूबा को कभी इन्वेड नहीं करेंगे। ये खैर पहले भी हो चुका था, लेकिन बाद में इसको रीइंफोर्स किया गया। तो ख्रुश्चेव जो उस टाइम सोवियत प्रीमियर थे, वो बैक डाउन कर गए और उन्होंने सोवियत मिसाइल्स क्यूबा से निकाल लिए। अब आप देखें तो दोनों ममालिक ने कॉम्प्रोमाइज किया है। यूएस ने भी अपनी पोजीशन पे कॉम्प्रोमाइज की। यूएस चाहता तो शोर डाल देता, ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, रशिया सोवियत यूनियन दहशतगर्द है, हम इससे बात नहीं करेंगे, हम इस पे हमला कर देंगे। इसके मुकाबले सोवियत यूनियन भी चाहता तो एक इंतहाई काम उठा सकता था, क्योंकि सोवियत यूनियन भी बैठा हुआ था। लेकिन दोनों ने आपस में देखा कि बेहतरी इसी बात में है कि कॉपरेशन किया जाए, क्योंकि अगर एस्केलेशन हो गई तो दोनों का। सो दिस इज दैट्स द एंड ऑफ टुडेज चैप्टर, सॉरी दिस चैप्टर। अब हम लिबरल थ्योरीज भी पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों को क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। आई एम गोइंग टू टेक 5 minutes break. I'll be back around 5:12. So please take care of this. हम फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है जी। Let's take 5-6 minutes break.
ग्रीन। ओके, सो एक चीज तो हमने आपको लिबरल रियलिज्म पढ़ा दी। रियलिज्म के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए, जिसमें रियलिज्म क्या कहता है कि स्टेट को अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना चाहिए। पावर इज द अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर पीस। पावर, यू शुड प्रिपेयर फॉर वॉर टू अवॉइड वॉर, जैसे कहा जाता है। इसके अलावा स्टेट उसके कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके अंदर अलायंसेस आते हैं, बैलेंस ऑफ पावर आता है, सिक्योरिटी डायलेमा आता है, डेटरेंस, कंपेलेंस, एस्केलेशन, इसके बाद अलायंसेस, अलायंस कोहेजन। तो ये कुछ अहम चीजें हैं। नेशनल इंटरेस्ट, ये वो चीजें हैं। ऑल द नेशनल इंटरेस्ट तो लिबरलिज्म में भी आता है। तो नेशनल इंटरेस्ट यानी एक मुल्क के फायदे। अच्छा, रैशनलिज्म भी कहते हैं बाद का रियलिज्म को। रैशनलिज्म का मतलब होता है आप अपनी कॉस्ट और बेनिफिट्स को देखें और वो चीज आप अज्यूम करें, वो चीज अडॉप्ट करें जो कि आपके लिए मैक्सिमम बेनिफिट लाए एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, ये सिंपल सी कुछ चीजें। रियलिज्म का ज्यादा पॉपुलैरिटी हुई जब वर्ल्ड वॉर 2 हो गई, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो ममालिक ने आपस में एक दूसरे के साथ गुडविल और आइडियलिस्टिक आइडियाज और ये तमाम चीजों पे बात की और कहा हम मॉरलिटी पे, वॉर इज अ बैड थिंग, तो हमें वॉर नहीं करना। तो उन्होंने अलायंसेस बनाए, एक दूसरे के साथ बात की, लेकिन इवेंचुअली आइडियलिज्म फ्लॉप हो गया। आइडियलिज्म नहीं चल सका, क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई और पावर जिसके पास थी उसने अपनी मर्जी से मोरालिटीज, एथिक्स सबको रोनते हुए उन्होंने बात की और उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। और उनको हराने वालों ने भी कोई आइडियल्स, कोई मॉरल्स, कोई मोरेज, कोई एथिक्स उनके ऊपर बात नहीं की। उन्होंने भी पावर का इस्तेमाल करके ही जर्मनी को हराया, पावर का इस्तेमाल करके ही जापान को हराया, पावर का इस्तेमाल करके ही उन्होंने इटली की फोर्सेस को हराया, जिसकी वजह से फिर पावर इज द सेंट्रल फिगर, पावर इज द क्राइटेरिया, माइट इज राइट का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ। और रियलिज्म पे बात होने लगी। एट द सेम टाइम फिर इसके नुकसानात भी सामने आने लगे कि ममालिक पावर की दौड़ में एस्केलेशन पे चले जाते हैं, डाउनवर्ड स्पाइरल बन जाते हैं, काउंटर इंट्यूटिव हो जाता है। एक पूरा एक क्राइटेरिया है कि ये जीरो सम गेम नहीं है, आप एक दूसरे का फायदा करके भी अपना फायदा इंश्योर कर सकते हैं। ये बात समझ आने लग गई। फिर ट्रेड रिलेशंस पढ़ना शुरू हुए। वो ममालिक जो तारीखी तौर पे एक दूसरे के दुश्मन थे वो एक दूसरे के करीब आने लगे। बेनेलक्स यानी बेल्जियम, नेदरलैंड्स और लक्समबर्ग का जो इत्तेहाद था वो बड़ा होने लगा। फिर इंग्लैंड और फ्रांस करीब आने लगे, फ्रांस और जर्मनी करीब आने लगे। यूरोपियन काउंसिल फॉर कोल एंड स्टील, ECSC बनने लगी, स्टील एंड कोल बनने लगा, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होने लगी। अब स्टील एंड कोल बड़ी अहम चीज है। ये कोल फ्यूल होता था उस दौर में, स्टील जो है वो मेटल या एलॉय होता था जिससे हथियार बनते थे। हथियारों को चलाने के लिए कोल की जरूरत होती थी, वॉर के लिए स्टील और कोल सबसे अहम चीजें होती थी। तो यूरोप के ममालिक के लीडर्स ने ये फैसला किया कि हम इन चीजों में ही तो अपना इत्तेहाद कर लें, हम एक दूसरे से ये चीजें शेयर करना शुरू कर दें तो अच्छा है, हमारे मफादात एक जैसे हो जाएंगे, हमारे मफादात एक जैसे हो जाएंगे तो फिर हम एक दूसरे से ट्रेड करेंगे, तो एक मुल्क के ऊपर हमला करने से हम रुकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत से लोगों की अपना रोजगार उस मुल्क के की बेहतरी से, उस मुल्क में अमन व अमान रहेगा, वो मुल्क तरक्की करेगा तो हमारे से चीजें खरीदेगा, तभी तो हमारा कारोबार चलेगा, तभी तो हमारी मईशत तरक्की करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से आने लगा। तो और इस कॉन्सेप्ट को लिबरलिज्म कहा जाने लगा, क्योंकि ये ट्रेड लिबरलिज्म था कि स्टेट्स को चाहिए कि ट्रेड के ऊपर कोई पाबंदी ना लगाएं, ट्रेड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं। और इस तरह से फिर बात होने लगी और एक नया कॉन्सेप्ट आने लगा जिसको लिबरलिज्म कहते हैं, प्लूरलिज्म कहते हैं,
यानी एक दूसरे की चीजों को खुले दिल से कबूल करना, उसको एक्सेप्ट करना, उसमें बात करना। लिबरलिज्म को फॉलो करने वाले लोग कहते हैं कि एनार्की एक पार्शियल ट्रूथ है। एनार्की है, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में एनार्की फैली हुई है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन ये एनार्की क्याओस तो नहीं है। ठीक है कि दुनिया में आपका कोई सेंट्रल फिगर, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल पुलिस अथॉरिटी नहीं है, कोई दूसरे को कि वो गवर्न करे तमाम मामलात को, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से आइडियाज भी हैं, बहुत से आइडियल्स हैं, बहुत से इंटरेस्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। वो भी जरूरी है कि आप बना लें। ठीक है, इस लिहाज से ये ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट नया आने लगा, यानी और इसके साथ साथ जब लोगों ने देखा कि मामलात में बेहतरी आ रही है, मामलात में एक सेकंड, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। अच्छा जी, तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया। अब एनार्की पार्शियल ट्रूथ है, लेकिन कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ तो हर कोई जिंदा है जनाब। ये थोड़ी है कि बस एक मादर पिदर आजादी है। हर मुल्क को अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें तो करनी पड़े। नॉर्म्स, कुछ रिवायात तो मौजूद है, कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशंस तो हैं जिनके तहत चीजें गवर्न हो रही है। लोग एक दूसरे के ऊपर, ममालिक एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस रखते हैं, और ये मामलात, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस, इंटरडिपेंडेंस जो है, ये फिर सिक्योरिटी डिलेमा को मीडिएट करती है, सिक्योरिटी डिलेमा को रिजॉल्व करती है। सिर्फ यही नहीं होता कि मेरे दुश्मन ने हथियार जमा कर लिए, मैंने हथियार जमा कर लिए, तो बस मैं उनको अब बर्बाद ही कर। ठीक है, ओके। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम नॉर्म्स के थ्रू गवर्न करें और सिक्योरिटी डिलेमा को रिसॉल्व करें। तो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स इंपॉर्टेंट एंटिटीज बन जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। स्टेट्स जो हमारे यहाँ पर, रियलिज्म तो स्टेट्स को हमेशा से एक वैल्यू देता रहा है, बट एट द सेम टाइम जो लिबरलिज्म है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के इंट्रोडक्शन के ऊपर भी ज्यादा जोर देता है। ठीक है, सो इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि स्टेट्स को यूनिटरी एक्टर्स तो नहीं है, कि स्टेट्स इन आइसोलेशन ऑपरेट नहीं करते हैं। स्टेट्स अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। स्टेट्स सॉवरन तो होते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ गवर्न भी कर रहे होते हैं। स्टेट्स have to take care of their national interest not only with blind pursuit of power, but state का national interest multidisciplinary होता है। आप देखें, एक स्टेट बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल है, as powerful as Soviet Union, but if their economy was not strong enough, they could not cope with the pressure of US dominance. They had to give up on that, give in to that pressure, sorry, rather. तो स्टेट इज नॉट यूनिटरी एक्टर। स्टेट के पीछे बहुत सारे इदारे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनके अपने बायसेस होते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, और इन चीजों ने मिलकर एक स्टेट के एक्शन और डिसीजन को गवर्न। Pluralist disaggregated the state, broke it into different components. स्टेट के बहुत सारे components हैं। स्टेट के अंदर सिर्फ एक सिंगल रूलर जो प्राइम मिनिस्टर या प्रीमियर बन के बैठा है, he is not the only person. He is influenced by a lot of things. He is influenced by a lot of factors. Cohesion, democracy, economy, ये तमाम चीजें गवर्न कर रही होती हैं इस रिलेशन। State is not necessarily a rational actor, definitely.
A rational actor is an actor who chooses to do a cost benefit analysis, maximizes its cost and maximizes its benefits and minimizes its cost. It tries to maximize its benefits at the least possible cost. ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन रैशनैलिटी का सिर्फ मतलब अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना नहीं। रैशनैलिटी का मतलब अपनी बेटरमेंट, अपनी वेलबींग को देखना है, और अपने से मुराद अपनी पॉपुलेशन की। So international relations cannot be reduced to the primacy of security concerns. So ये एक primordial concept है कि every nation has to secure themselves and defend themselves against foreign aggression. But there are other threats to a nation besides foreign aggression. So security एक multilateral concept. Security economic security भी है, security और बहुत सारी लेयर्स, बहुत सारी जहतों के ऊपर डिपेंडेंट थी। ठीक है जी, क्लियर है। मूविंग फॉरवर्ड, द वेनिंग ऑफ वॉर। साथ साथ जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई और उसने तकरीबन कोई 5-6 करोड़ 7 करोड़ लोगों को सफेद हस्ती से मिटा दिया, और फिर अल्टीमेटली गेन कोई मुल्क कुछ नहीं कर पाया, बिकॉज जो फातिहीन थे, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जो एलाइड पावर्स थी, एक्सेप्ट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, वो उनका तो कबाड़ा हो चुका था, उनका तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद था। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ने भी क्या गेन कर लिया? यूनाइटेड स्टेट्स मिलिटरीली तो हेजेमॉन बन गया, बट एट द सेम टाइम अल्टीमेटली द वॉर इज वन बाय कंट्रीज एंड लॉस्ट बाय नेशंस एंड मदर्स। सो वॉर की तरफ जो प्रीडिस्पोजिशन थी वो कम होती चली। सोवियत यूनियन और अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स आर्च राइवल्स तो बन गए, but at the same time they could never resort to full state war. They thought, they had decided amongst themselves, balki main bhi aa raha hu, they had decided amongst themselves that war is an avoidable phenomenon. They should avoid war because war causes maximum damage. ठीक है, so we are going to talk about it in the next lecture, which is coming up next week. I hope it is clear, and for a very I think pertinent reason, we are not expanding pluralism or liberalism today. We are going to talk about it in the lecture on Saturday. Is there any question amongst yourselves? Just ask me. Anyone who wants to ask the question. अभी तक आपको कुछ समझ आई है? जो डिफरेंस मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है, जो आपको एक आइडिया देने की कोशिश की है लिबरलिज्म और रियलिज्म में, रियलिज्म क्यों पॉपुलर हुआ, उसके बाद दोबारा से लिबरलिज्म की बात क्यों हुई। अभी लिबरलिज्म की बात तो अभी चल ही रही है कि क्यों पॉपुलर हुआ, लेकिन रियलिज्म की क्या बुनियादें थी, उसके क्या फवाइद थे, उसके क्या नुकसान थे। सो आर यू देयर? इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन हु वांट्स टू आस्क? सर रैशनल वाला पॉइंट दोबारा समझा। रैशनल होता है वो शख्स जो अपनी कॉस्ट को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करे और अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करे। जो हमारी सोसाइटी है उसमें रैशनलिज्म उसको कहा जाता है रियलिज्म की कॉन्टेक्स्ट में, जो अपनी पावर को मैक्सिमाइज करे एट द कॉस्ट ऑफ मिनिमम कॉस्ट। तो ये होती है, ममालिक क्या करते हैं फिर, वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपनी पावर मैक्सिमाइजेशन, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ। ये रैशनलिज्म, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम एडवांटेज, ये रैशनल। और रैशनलिज्म रियलिज्म कहते हैं कि दूसरे कॉन्सेप्ट को आइडियलिज्म कहते थे कि भाई मेरे ऊपर वो हमला नहीं करेगा, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे कुछ नहीं होगा। कहते हैं ये सब तखय्युलाती ख्यालाती बातें, रूल्स रेगुलेशंस एथिक्स अखलाकियात पावर के आगे कोई अहमियत नहीं रखते। ये रैशनलिज्म। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीक।